नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज हरकुट, नागपुर स्थित स्वास्थ्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हार्ट और हार्ट डिसीजेज संबंधी अधिक जानकारी के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हार्ट अटैक में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसकी वजह से एंजियोप्लास्टी आज मेडिकल इसमें परफॉर्म किए जाने वाली सबसे कॉमन प्रोसीजर बन चुकी है। एंजियोप्लास्टी कैसे की जाती है ये हमने पिछले वीडियो में देखा, पर एंजियोप्लास्टी के बाद में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए, ये हम इस यूट्यूब वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर एंजियोप्लास्टी। तो एक, जहां से आपका एंजियोप्लास्टी हुआ है उस जगह पे खून का रिसाव हो सकता है, जिसको कि हम हीमेटोमा कहते हैं। आपके हाथ से अगर रेडियल रूट से एंजियोप्लास्टी हुई है तो वहाँ पे हीमेटोमा हो सकता है। पैरों से अगर एंजियोप्लास्टी हुई है तो फिमोरल हीमेटोमा हो सकता है। ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जो कि इमीडिएटली आफ्टर एंजियोप्लास्टी होता है। सेकेंडली, चूँकि हम ब्लड थिनर्स देते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद में, इसलिए कहीं भी खून का रिसाव हो सकता है, खून के चट्टे आ सकते हैं। तो ये सेकंड कॉमनेस्ट चीज़ हो सकती है। थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि जो कि कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एंजियोप्लास्टी कि आपका जहाँ पे स्टेंट लगा है उसमें फिर से क्लॉट आ सकता है। ये संभावनाएं काफ़ी कम रहती है, पर ये एक कॉम्प्लिकेशन एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद में हो सकता है। 30 दिन एंजियोप्लास्टी के बाद में ऐसे रहते हैं जिसमें स्टेंट थ्रोम्बोसिस की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको एंजियोप्लास्टी के बाद में सीने में दर्द होता है, असहजता महसूस होती है या सांस फिर से फूलने लगती है, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर से, आपके कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना है और अस्पताल में जाके एक बार दिखाना है। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन आपको पोस्ट एंजियोप्लास्टी सबसे कॉमनली ध्यान रखना है। इसके बाद में होता है कि एंजियोप्लास्टी के बाद में मुझे कौन सी दवाइयाँ लेनी है। तो एंजियोप्लास्टी के बाद में जो सबसे कॉमनेस्ट दवाई दी जाती है वो होती है एंटीप्लेटलेट, मतलब खून को पतला करने वाली दवाइयाँ। ये 2 प्रकार की होती है जो कि हम जिनको कहते हैं ड्यूअल एंटीप्लेटलेट। एक होती है एस्पिरिन, और एस्पिरिन के साथ में हम देते हैं एक दूसरी एंटीप्लेटलेट जो कि टिकाग्रेलोल हो सकता है या क्लोपिडोग्रेल हो सकता है। तो इन 2 एंटीप्लेटलेट के साथ में हम खून को पतला रखते हैं। ये दवाइयाँ आपको 1 साल तक एंजियोप्लास्टी के बाद में लेना है, जो कि एंजियोप्लास्टी में जो स्टेंट डाला जाता है उस पर जब तक नॉर्मल अपनी एंडोथेलियम की परत नहीं आ जाती है तब तक ये वहाँ पे क्लॉट बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं। इसलिए एंजियोप्लास्टी के बाद में इन 2 दवाइयों का महत्व सबसे अधिक है। कभी भी आपने इन दवाइयों को डॉक्टर के सलाह के बिना बंद नहीं करना है। इसके बाद में रहता है कि जो रिस्क फैक्टर्स है आपको, मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेना है, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो बीपी को कंट्रोल करने की दवाइयाँ लेना है, या फिर कोई अदर रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको हार्ट की शिकायत हुई है तो वो दवाइयाँ आपको जारी रखना है। तीसरी दवाइयाँ रहती है कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं, रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन। तो इन दवाइयों को आपको लगातार लेना है एंजियोप्लास्टी के बाद में। बहुत बार ये कहा जाता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है फिर भी मुझे इन दवाइयों को लेने की ज़रूरत है क्या? तो हाँ, इन दवाइयों के कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा भी बहुत सारे फायदे रहते हैं जिनको हम प्लियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। उस वजह से इन दवाइयों को आपको लगातार लेना है। तो मोटे मोटे तौर पे ये 3 क्लास ऑफ ड्रग्स हमें लेना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एंटीप्लेटलेट्स है, खून पतला करने वाली दवाइयाँ है, जिनको आपको 1 डोज भी मिस न करते हुए लगातार लेना है। अगर आपको कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो आप आपके डॉक्टर से संपर्क करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इन दवाइयों का डोजेस कम करना है या दवाइयाँ जारी रखना है। फिर सेकंड चीज़ दवाइयों के बाद में आती है आपकी एक्सरसाइज। क्योंकि आपका एंजियोप्लास्टी हुआ है तो बहुत लोगों की ये धारणा रहती है कि नहीं, मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए, मुझे अभी काम नहीं करना चाहिए। तो ये सही है, पर आपको ग्रेजुअली आपके फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ानी है। ये ग्रेजुअली, इसका मतलब ये होता है कि आपको धीरे धीरे नॉर्मल तौर पर आपको पहुंचना है, और उसके बाद में एक बार आप नॉर्मल एक्सरसाइज लेवल पर पहुंचे तो उसके बाद में आपको एक्सरसाइज कैपेसिटी आपकी बढ़ाना है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन जिसको हम कहते हैं कि हार्ट
अटैक या हार्ट के प्रोसीजर के बारे में रिहैबिलिटेशन, मतलब एक सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम को हम फेज 2 कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहते हैं, जिसको कि अगर आपके आसपास में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है या जिस अस्पताल में आपकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हुई है वहाँ पे अगर ये सुविधाएं उपलब्ध है तो आपने फेज 2 कार्डियक रिहैबिलिटेशन में एनरोल करना चाहिए। और एक्सरसाइज में सबसे ज़रूरी ये है, आपको कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं जाना है, मतलब आपको बेड रेस्ट नहीं करना है एंजियोप्लास्टी के बाद में। एंजियोप्लास्टी के बाद में आपको धीरे धीरे एक्टिव होना है। और दूसरा एक्सट्रीम एंड, आपको सडनली एक्सरसाइज शुरू भी नहीं करना है। ये सब जो प्रोसेस होनी चाहिए ये धीरे धीरे ग्रेजुअल होनी चाहिए। बॉडी को, हार्ट को उस एक्सरसाइज के लिए एडजस्ट होने का समय देना है। तीसरी चीज जो हमेशा डिस्कस होती है कि एंजियोप्लास्टी के बाद में खान पान में क्या बदलाव आना चाहिए। तो जो रेगुलर चीज़ें हैं जो कि हम सब जानते हैं वही चीज़ें हमको एंजियोप्लास्टी के बाद में हार्ट हेल्थ के लिए करना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे खाने में नमक की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। अगर हमारा हार्ट का पंपिंग बहुत कम हुआ है तो हमें डेफिनेटली नमक की मात्रा बहुत रेस्ट्रिक्ट करना है। पानी भी कम 2 लीटर से कम पीना है। ये हुआ उन लोगों के लिए जिनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हुई है। अगर आपकी पंपिंग कैपेसिटी नॉर्मल है तो आप नॉर्मल मात्रा में नमक ले सकते हैं, पर उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। सेकंड रहता है कि जो ऑयली फूड है, जो फ्राइड फूड है, उनको आपको कम से कम करना है, क्योंकि इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि हार्ट को और हार्ट डिसीजेस को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको कम से कम मात्रा में रखना है। तीसरी चीज़ होती है शक्कर और शक्करजन्य पदार्थ, मतलब मीठे पदार्थ जो होते हैं वो हार्ट डिसीज़ को, और आप अगर डायबिटिक है तो डायबिटीज़ को बढ़ाती है, उसको कम से कम मात्रा में आपको लेना है। और चौथी चीज़ कि जो भी फ्रेश फ्रूट्स है, जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रेश चीज़ें हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना है। जो प्रोसेस फूड्स है जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स है, डिब्बाबंद पदार्थ जो है, वो आपको कम से कम मात्रा में लेना है या इनको अवॉइड करना है पोस्ट एंजियोप्लास्टी। ये 3 चीज़ें, एक्सरसाइज, डाइट और ड्रग्स, इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो पोस्ट एंजियोप्लास्टी आपकी जो रिकवरी रहेगी वो फास्ट रहेगी। और पोस्ट एंजियोप्लास्टी अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का, आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा।